हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। एज द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लिया गया है हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से, जिसका कॉन्सेप्ट देती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कंसीडर कर लें आप हैं चार भाई, एक का नाम है एस, दूसरे का नाम है पी एक्स, तीसरे का नाम पी वाई, चौथे का नाम पी जेड। आप चारों भाई मिलकर एक कंपनी रन करते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए दूसरी कंपनीज के साथ डील्स करते हैं। दूसरी कंपनीज के साथ बॉन्ड बना के, उनके साथ चल के, उनकी प्रोडक्ट्स को बेच के आप मुनाफा कमाते हैं। कंसीडर कर लें कल सुबह आपकी एक चाइनीज डेलीगेशन के साथ मीटिंग है किसी डील के हवाले से। चाइनीज़ बड़ी तेज़ कौम है, बड़े चालाक होते हैं। वो कोशिश करेंगे कि आप चारों भाइयों के डिफरेंसेस को पहचानें। वो कोशिश करेंगे कहाँ पर आप लोगों में कोई इख्तलाफ तो नहीं है। वो कोशिश करेंगे आप लोगों को जांचने की, जहाँ उन्हें लगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप चारों भाइयों की टोन डिफरेंट है, वहाँ पर वो आपसे डील फाइनलाइज नहीं करेंगे। अगर आपको उस चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ डील फाइनल करनी है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह रखना होगा कि आप चारों भाई इत्तफाक के साथ रहते हैं, आपकी सोच मिलती है, आपके आइडियाज़ मिलते हैं, तमाम बातों पे आप मुत्तफिक रहते हैं, तभी वो डील आप हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं उस चाइनीज़ कंपनी के साथ, तो पहले आपस में आपको इत्तफाक शो करना होगा। मीटिंग तो कल सुबह है चाइनीज़ के साथ, लेकिन उससे पहले रात को आप चारों भाई आपस में भी मीटिंग करेंगे। अगर आप में कुछ डिफरेंसेस हैं तो किसी तरीके से आप उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा तरीका आपने ढूंढना होगा कि चारों भाई एक ही नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाएं। अब देख लेते हैं अपनी एग्जाम्पल में, ये जो एस भाई है ये मुझे इन तीनों भाइयों से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, शेप के एतबार से और एनर्जी के एतबार से। इसके जो आइडियाज़ हैं, इसकी जो सोच है, वो बाकी भाइयों से मुख्तलिफ है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन सब की शेप एक जैसी है, इनकी एनर्जी एक जैसी है। बेशक ये ओरिएंटेड डिफरेंटली हैं, एक एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, दूसरा वाई पे पड़ा हुआ है, तीसरा जेड पे पड़ा हुआ है, एक्सिस इनका डिफरेंट है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी शेप एक जैसी है, इनकी एनर्जीज एक जैसी हैं, लेकिन इन तीनों भाइयों के मुत्तफिक होने से बात नहीं बनेगी। चाइनीज़ बड़े चालाक होते हैं, चौथे भाई के डिफरेंसेस को वो पहचान लेंगे। तो ज़रूरी है कि ये चारों भाई मुत्तफिक हो जाएं, इत्तफाक से काम करें, तभी ये डील मिल सकती है। अब जो पिछली रात को मीटिंग होगी उसमें इस भाई को मनाया जाएगा कि वो इनके साथ मर्ज होके इनकी तरह की बात करे, इनकी तरह के आइडियाज़ शेयर करे चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ। अगर इस एस भाई ने बाकी ऑर्बिटल्स के साथ यकजहती कर ली तो इसे कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन अमल है कोवलेंट बॉन्ड बनाने से पहले का। चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ तो कल मीटिंग होगी, कल की कल देखी जाएगी। पहले आपस में मीटिंग की जा रही है कि भाई सारे एक बात पे मुत्तफिक हो जाओ। तो हाइब्रिडाइजेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाने से पहले का अमल है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मिक्स होकर सिमिलर एनर्जी और सिमिलर शेप वाले नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना देते हैं, ताकि वो नए यकसा एनर्जी और यकसा शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकें। कीप इन माइंड, ये कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसके मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाने से पहले होगी। यकसानियत बाइयों में पहले आनी चाहिए, फिर जाके वो मीटिंग करेंगे, फिर जाके वो किसी और के साथ बॉन्ड बना पाएंगे। तो यहाँ पर अगर एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 क्यों, आप काउंट करें, जितने मिलेंगे उतने नए बनेंगे। अगर 4 की यूनियन हो रही है तो 4 ही नए बनेंगे, उनका नाम होगा S, क्योंकि एक S है और 3 P है, तो नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस प्रोसेस से बन रहे होंगे अगर एक s और 3 p की आपस में मिक्सिंग हो रही है। शेप होगी कुछ इस तरीके से, मैंने एक ड्रॉ किया है, 3 आप ऐसे और ड्रॉ कर सकते हैं। 4 सिमिलर एनर्जी और सिमिलर शेप वाले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जो फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकते हैं। अगर एक s और 2 p ने आपस में ओवरलैप किया, एक भाई नाराज़ रहा, उसने कहा कि मैं डील में हिस्सा नहीं लेता, बस आप 3 भाई आपस में फ़ैसला कर लो आपने क्या करना है, मैं डील से बाहर हूँ। तो जो डील से बाहर है उसको निकाल दें। चेक करें कितने ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एक s और 2 p, बाकी एक भाई नाराज़ है उसको छोड़ें। तो जितने मिल रहे हैं उतने बनेंगे, 3 बनेंगे। कौन कौन मिल रहा है, एक s मिल रहा है और 2 p मिल रहे हैं, तो ये कहलाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये दूसरी टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की जिसमें एक s 2 p के साथ ओवरलैप करता है। अब यहाँ पे शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी sp3 के मुकाबले में, थोड़ा सा इसमें सफेरिकल आंसर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है इसको हम बाद में डील करते हैं। तो एक किस्म है sp3, दूसरी किस्म है sp2। अगर एक s एक p के साथ ओवरलैप करे, बाकी 2 भाई नाराज़ हो जाए, रात की मीटिंग में उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने बड़ी कोशिश की आपस में मिल बैठ के यकसा फैसले पे आने की, लेकिन py और pz ने आखिर कहा कि भाई आप लोग नहीं समझ रहे हो तो हम लोग नाराज़ हैं, हम डील का हिस्सा नहीं है, बस आप दोनों मिल के डील कर लो। तो एक s और एक p अगर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं तो 2 हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए 2 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनका नाम होगा sp, क्योंकि एक s और एक p ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी 2 भाई नाराज़ हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को आप कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन और इसमें शेप थोड़ी सी और राउंड हो जाएगी। क्यों राउंड होगी इस पर हम आगे बात करते हैं। तो ये था इनिशियल कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई अगर s करेक्टर बढ़ रहा है तो फिर बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं। S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। आंसर आपको मिल रहा है, आपने ये रिलेशन याद कर लेना है। S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। चेक कीजिएगा। पहली किस्म है हाइब्रिडाइजेशन की sp3। sp3 में 25% शेयर है s का, 25% हिस्सा है s का और 75% हिस्सा है p का। आप चेक कर सकते हैं 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 में से 3 है p, तो p का पलड़ा भारी है, 75% करेक्टर है p का और छोटा सा हिस्सा है s का, सिर्फ 25%। तो s करेक्टर कम है, p करेक्टर ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.28। आपने रिलेट करना है s करेक्टर को बॉन्ड एंगल के साथ। s करेक्टर कम है, बॉन्ड एंगल भी कम है, 109.28। दूसरी टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s 2p के साथ ओवरलैप करता है, तो जो p करेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 67% और s करेक्टर कंट्रीब्यूशन है 33%। थोड़ा सा s करेक्टर का शेयर बढ़ गया है, sp3 से आ रहे हैं sp2 की तरफ, तो s करेक्टर 25 से बढ़ के हो चुका है 33%। इस चीज़ को सामने रखिएगा। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। 25 से 33% हो गया है s करेक्टर, यानी कि कुछ s करेक्टर बढ़ गया है और p करेक्टर कम हो गया है। इसको आप इस तरह भी रिलेट करें, s करेक्टर बढ़ रहा है, p करेक्टर कम हो रहा है, तो s करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज। तीसरी टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s एक p के साथ ओवरलैप कर रहा है। जितना कंट्रीब्यूशन s का है उतना कंट्रीब्यूशन p का है। चेक कीजिएगा 50-50% कंट्रीब्यूशन है और हम ये कह सकते हैं कि 33 के मुकाबले में 50% इंक्रीज़ हुआ है। पहले के मुकाबले में s करेक्टर बढ़ रहा है, जैसे s करेक्टर बढ़ा है p करेक्टर कम हुआ है और बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। 120 से बॉन्ड एंगल बढ़ के 180 हो चुका है, किसमें, sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में।
तो हमें आंसर मिल रहा है जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, ये आप नोट कर लें। वी कैन राइट एज एस करेक्टर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड फ्रॉम sp2 टू sp। सबसे ज़्यादा एस करेक्टर होता है sp में, सबसे कम एस करेक्टर होता है sp3 में। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल इज आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड फ्रॉम sp2 टू sp। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल है sp में। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बात का रीज़न क्या है। रीज़न की तरफ आते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। एक s ऑर्बिटल 3p के साथ हाइब्रिडाइज कर रहा है जिसकी वजह से 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। शेप पे आपने गौर करना है क्योंकि p की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। P की शेप आप जानते हैं डम्बल, P होता है डम्बल शेप और S होता है सफेरिकल। यहाँ 75% कंट्रीब्यूशन है P की, जिसकी वजह से ये जो शेप है ये भी मोस्टली डम्बल जैसी ही नज़र आ रही है। गौर कीजिएगा, ये शेप ऑलमोस्ट डम्बल जैसी ही लग रही है, जिसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला कुछ ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से ज़्यादा है डम्बल शेप की वजह से। जब फासला ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना आसान है। जितनी रिपल्जन ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाएगा। आसपास जो इसके और ऑर्बिटल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुश कर रहे होंगे। उस पुश करने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक होके कम रहेगा, 109.28 का एंगल रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक पी को हटा दूँ, नाराज़ कर दूँ एक बाई को, ओवरलैप हो रहा है एक S और 2P के दरमियान, तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2। इस केस में कि एक भाई नाराज़ है तो इसमें एक S। हेलो में टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, 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 हेलो में टेस्टिंग, हेलो में टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। लेकिन अगर मैं एक भाई को नाराज़ कर दूं और कहूं कि एक S और 2P की आपस में ओवरलैप करवाएं तो फिर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ P की कंट्रीब्यूशन कुछ कम हो गई है। पहले 75% कंट्रीब्यूशन थी sp3 वाले केस में, अब कंट्रीब्यूशन हो गई है 67%। S करेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि जो सफेरिकल ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये शेप कुछ इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा सफेरिकल हो जाएगी पहले के मुकाबले में। सफेरिकल होने का मतलब है न्यूक्लियस के नज़दीक होना। न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, रिपल्जन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। आसपास के जो ऑर्बिटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इतना जल्दी इसको रिपेल नहीं कर पाएंगे। रिपल्जन कम हो गई है तो ये एंगल इतना श्रिंक नहीं होगा, एंगल थोड़ा सा वाइड रहेगा। और sp2 वाले केस में वो एंगल होता है 120, 109 से कुछ बढ़ जाता है 120। वजह ये कि इलेक्ट्रॉन नज़दीक है न्यूक्लियस के, सफेरिकल की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने की वजह से। सपोज कर लेंगे अगर दूसरा भाई भी नाराज़ है तो फिर जो ओवरलैप होगा वो एक S और एक P के दरमियान होगा। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, 2 ही नए प्रोड्यूस होंगे और उसे नाम दिया जाएगा sp। अब यहाँ S करेक्टर मज़ीद बढ़ गया है, 50% इन्वॉल्वमेंट हो गई है S ऑर्बिटल की, 50% इन्वॉल्वमेंट रह गई है P ऑर्बिटल की। दोनों की बराबर कंट्रीब्यूशन हो गई है। पहले कंट्रीब्यूशन S की कम थी, अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ चुकी है। सफेरिकल ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो शेप बनेगी sp की वो मोर सफेरिकल होगी। जितना ज़्यादा सफेरिकल उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक। जब न्यूक्लियस के नज़दीक तो फिर अट्रैक्शन मज़ीद ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा तो इस इलेक्ट्रॉन को
रिपेल करना मुश्किल, कोई दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो इसके आसपास होगा उसके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल आसानी से नहीं कर पाएंगे। जब रिपल्जन कम हो गई तो बॉन्ड एंगल श्रिंक नहीं हो पाएगा, बॉन्ड एंगल वाइड रहेगा और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप ज़्यादा स्फेरिकल होती जा रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक होते जा रहे हैं न्यूक्लियस के, उनकी रिपल्जन मुश्किल होती जा रही है। रिपल्जन अगर मुश्किल होगी तो बॉन्ड एंगल श्रिंक नहीं होगा, ज़्यादा वाइडर रहेगा, इसलिए s कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। तो आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।